हम थके नहीं हैं, बस थोड़ा सा सोच रहे हैं कि अब ये तो हो गया, अब आगे क्या करना है उसकी तैयारी कर रहे हैं। न हम थके हैं, न थकेंगे, न हम रुके हैं, न रुकेंगे। पदयात्रा हमारा विचार और केवल संकल्प इतना था कि पदयात्रा होगी तो हिंदुओं की आने वाली पीढ़ियां बचेंगी, तुम्हारी संतति बचेगी, तुम्हारी संपत्ति बचेगी, तुम्हारे मठ बचेंगे, तुम्हारे मंदिर बचेंगे, तुम्हारी बेटियां बचेंगी और तुम्हारी रोटियां बचेंगी। हिंदू बच जाए, हिंदू एक हो जाए और हिंदुओं के अंदर जो एक छुआछूत भेदभाव का दाग लगा है वो दाग मिट जाए। हिंदू राष्ट्र बनाने और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाली। ये यात्रा दिल्ली से लेकर वृंदावन तक निकाली गई और 150 किलोमीटर से लंबी इस यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री पैदल चलते हुए नजर आए। धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा में जन सैलाब भी उमड़ता हुआ नजर आया। न सिर्फ नेता अभिनेता बल्कि संत महात्मा और महामंडलेश्वर भी इस यात्रा का हिस्सा बने। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस उद्देश्य के साथ इस यात्रा को निकाला था, क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ? क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने पर बात कर रहे थे, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में क्या आगे बढ़ पाए? आखिर इस यात्रा से निचोड़ क्या निकल कर आया, या फिर इसके पीछे जिस तरीके के आरोप लगते हैं कि ये किसी पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए निकाली गई यात्रा है? उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है अगले साल 2027 में, और क्या उससे पहले ये यात्रा हिंदुओं को एकजुट करने और किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने वाली यात्रा थी? इस यात्रा को लेकर दलित, भीम आर्मी और ओबीसी वर्ग से जुड़े संगठन विरोध करते हुए भी नजर आए, कई जगह पर बवाल मचता हुआ भी नजर आया। लेकिन तमाम विरोधों के बावजूद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी 10 दिन की यात्रा को पूरा किया। इस यात्रा में जया किशोरी से लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव और रेखा गुप्ता तक शामिल हुई। बीजेपी के कई नेता इसमें शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस के नेता इस यात्रा से दूरी बनाकर जो है चलते हुए नजर आए। तो आखिर इस यात्रा का अब 10 दिन के समापन के बाद क्या निचोड़ कर निकल कर आया, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आरपी श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, आपने भी देखा होगा धीरेन्द्र शास्त्री की समापन यात्रा हुई तो उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री भावुक हो गए, रोते हुए भी नजर आए। और जिस तरीके से पूरी यात्रा उन्होंने पैदल की और जिस तरीके से जन सैलाब इस यात्रा में उमड़ा, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि इस यात्रा से निकला क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि इस यात्रा से निकला क्या। धीरेन्द्र शास्त्री जी की दूसरी यात्रा है और ख़ास करके सनातन और हिंदू राष्ट्र को लेकर के यात्रा है। उन्होंने पहले भी डिक्लेयर कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ कि भीम आर्मी के लोग और तमाम लोगों ने इसका विरोध किया, उसको संवैधानिक नहीं मानते हैं। अब सवाल है कि ये क्या देश में हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र बनाने की उनकी जो मुहिम है ये कहाँ तक जाएगी? जहाँ तक यात्रा में शामिल होने की बात आप कर रहे थे, आप देखिए उत्तर प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस यात्रा में शामिल नहीं हुए, कुछ लोगों ने। तो आप ये समझिए कि अभी हमको लगता है कि ये यात्रा उनकी हिंदू राष्ट्र बनाने की और सनातन को लेकर की यात्रा जो है अभी शैशवावस्था में है। इसे और भी विस्तार देने की ज़रूरत है। जहाँ तक जिस तरह की बात संवैधानिक बात कर रहे हैं दूसरे संगठनों के लोग, तो उनका सिर्फ ये है कि उन्होंने सेकुलर की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है। अब दूसरी बात आपने कहा हमसे कि ये जो एक राजनीतिक यात्रा, ये बात सच है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इस चुनाव में एक तरह से इसे कहा जा सकता है कि कई समय समय पर धीरेन्द्र के शास्त्री अक्सर बयान देते रहते हैं, राजनीतिक बयान भी देते रहते हैं। तो इस यात्रा के कई मायने निकलते हैं कि आने वाला क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव है या फिर उनकी वाकई मतलब मंशा है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बने। इन सारी चीज़ों को अगर आप जोड़ के देखें तो यात्रा को हम ये नहीं बोल सकते बहुत बड़ा लाभ मिला या इससे बहुत बड़ा कोई मूवमेंट खड़ा हुआ। हाँ, उनके फॉलोअर बहुत है, हज़ारों की संख्या में लोग शामिल हुए और बाबा की जहाँ भी सभा होती है वहाँ लोग शामिल होते हैं। तो ये एक यात्रा में हमें नहीं लगता कि बहुत सारे संत, बहुत सारे कुछ लोगों ने विरोध भी किया, तो इससे कोई बहुत बड़ा तो अभी हम नहीं बता सकते हैं कोई लाभ मिलने वाला है। लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने इस यात्रा के माध्यम से हिंदू राष्ट्र की मांग की हवा
जरूर तेज करने का प्रयास किया है। लेकिन सर ये मुमकिन कैसे है, क्योंकि जो विरोध कर रहे हैं वो तो इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ है। संविधान में जो आर्टिकल्स हैं या जो लिखा हुआ है कि सभी धर्मों का पालन होगा, और जिस भारत देश की परिकल्पना लिखी गई थी, संविधान लिखा गया था, तभी ये तय हो गया था कि ये जो है लोकतंत्र वाला देश होगा और सभी धर्मों को पालन करने वाला होगा। तो ऐसे में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या आपको लगता है कि पूरी हो पाएगी, या फिर ये सिर्फ एक हिंदू जागरण करने की दिशा में उठाया गया कदम है? देखिए, एक बात तो तय है कि इस यात्रा को लेकर के सनातन की बात जो है, जो सनातन धर्म की बात है, वो जरूर प्रबल होती है। दूसरी बात है हिंदू राष्ट्र की जहाँ तक बात करते हैं, इस पर अभी कुछ कहा इसलिए नहीं जा सकता कि क्योंकि जो हमारे संविधान है, संविधान के अनुरूप जाए तो ये यात्रा कहीं से ऐसा नहीं लगता कि उस संविधान की बातों को एक तरह से काउंटर करती है। अब यहाँ पर रहा कि धीरेन्द्र के शास्त्री जो है, या इसके पहले भी जहाँ तक एक राजनीतिक दल की बात हम गए, वो लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आरएसएस की बात करें, उसके एजेंडा में हिंदू राष्ट्र है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के जो संघ का एजेंडा है हिंदू राष्ट्र का, उसको लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री उस झंडे को लेकर आगे बढ़ा रहा है। और हमें लगता है कि वो समय समय पर, चूँकि इतने चर्चित बाबा हैं कि उनकी यात्राओं पर बहुत सारा मीडिया और हम सारे लोग और तमाम लोग जरूर आकर्षण का केंद्र रहते हैं। कभी कभी ऐसे बयान भी दे देते हैं जो विवादों में आ जाता है। तो निश्चित रूप से जो बागेश्वर धाम है, धीरेन्द्र के शास्त्री, उनकी यात्रा को ये मान सकते हैं कि कुछ आंशिक रूप से राजनीतिक भी है, धार्मिक भी है, सांस्कृतिक भी है, और एक हिंदू राष्ट्र के मुहिम बनाने की दिशा में एक प्रयोग है। आरपी साहब, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले तमाम साधु संत महामंडलेश्वर को न्योता भेजा था, और बड़ी संख्या में साधु संत और महामंडलेश्वर इस यात्रा का हिस्सा भी बने। एक वर्ग जो था इस यात्रा का विरोध भी कर रहा था। तो एक मत बनाने की कोशिश, और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी खुद की छवि चमकाने की कोशिश में, क्या इस तरीके का संदेश भी जाता हुआ नजर नहीं आ रहा कि एक जो संतों का एक धड़ा है वो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ आकर खड़ा हो जाए? नहीं, देखिए, हमें लगता है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा में सारे संत, सारे लोग मिल करके सपोर्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक धड़ा जो है इस यात्रा के विरोध में भी था। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे जगत गुरु हैं, चारों पीठों के हैं, किसी का भी एक बयान आया क्या इसमें? हम किन संतों की बात कर रहे हैं? जो लोग जो है, जो उनको हम संत मानते हैं, लेकिन सवाल है कि ऐसे जो हमारे जो है हिंदुत्व के जो चार पीठ हैं, शंकराचार्य, उनमें से किसी ने यात्रा का समर्थन किया, यात्रा में शरीक हुआ, या यात्रा को कहीं से भी आशीर्वाद दिया, ये भी देखना होगा। तो ये कहीं न कहीं यहाँ पर हमको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को अभी और प्रयास करना होगा कि सारे लोगों को, सारे संतों को जोड़ करके इस हिंदू राष्ट्र की कल्पना को और भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसके अलावा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने समापन जब हुआ यात्रा का, तो उन्होंने बोला कि हर बच्चे को सनातनी हिंदू बनाएं, जबकि हिंदू तो जो होगा वो तो सनातन ही होगा ही। बिल्कुल। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि भगवा झंडे घर पे लगाए। यानी जिस तरीके के संकल्प लेकर उन्होंने यात्रा का समापन किया और जिस तरह की बातें की, आपको लगता है कि उनकी ज़रूरत आज महसूस हो रही है? देखिए, सिर्फ झंडा लगाने से कोई हिंदू तो है नहीं। हम लोग भी, चूँकि जितने लोग वो तो कह रहे हैं कि हिंदू हैं और ये हिंदुस्तान है। जब आप ही कह रहे हो कि यहाँ हिंदू रहते हैं और हिंदुस्तान है, तो फिर उसका तात्पर्य क्या? नहीं, देखिए, यहाँ हिंदू रहते ही हैं और हिंदुस्तान है भी, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो वो चाहते हैं कि लोग घरों पर झंडा लगाएं या सनातन की बात करें, तो सनातन की बात आज से नहीं, बड़ा प्राचीन है और बहुत ही पुराना है सनातन। हमको लगता है कि सभ्यता जब जन्म ली उसके आसपास से ये धर्म है, तो इसको इतना जल्दी, इतने हल्के में लेना भी नहीं चाहिए कि इसका कहीं विलोप हो रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो प्रचार प्रसार करने का तरीका उनका है, जिस तरह से, और राजनीति के अलावा बाबा को भी चमक उनकी भी बरकरार रहनी चाहिए। इसीलिए साधु संत, दूसरे साधु संत जो इनका विरोध कर रहे हैं, इनके खिलाफ है, हो सकता है इनकी चमक दमक से भी थोड़ा सा उनको लगे कि भाई ये क्यों इसका श्रेय लेना चाहते हैं। तो ये अक्सर तो मानव स्वभाव है। अगर संतों का, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चमक भी बीते दिनों कुछ फीकी होती हुई नजर आई थी। जिस तरीके के वो पीक पर गए थे, पूरे देश में उनको पूजा जा रहा था। उसके बाद अभी एक दौर ऐसा भी आया था कि जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उतना लोग तवज्जो नहीं दे रहे थे। तो क्या वही
जो मुकाम है हासिल करने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस यात्रा को देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, एकदम एकदम प्रयासरत हैं कि हमारी पुरानी चमक दमक जो एकाएक जो है, आपने देखा होगा कि एक उनके जो है सारे दुनिया भर में, देश भर में उनका उनका कद बढ़ा और एक संत के रूप में उनकी पहचान बनी। और धीरे धीरे क्या होता है कि संत की भी कितना लोग फॉलोअर तो आते हैं, उसमें बहुत सारे लोग थे, आपने देखा होगा कि उन्होंने कई बीमारों का इलाज भी कर देते थे, ये सारी चीज़ें, तो एक संख्या बढ़ी। और उन्होंने एक सबसे अच्छा काम किया कि छतरपुर रेंज में जो कैंसर हॉस्पिटल बनाने का प्रयास किया, वो एक बड़ा सराहनीय काम है। बिल्कुल ऐसे संतों को अगर हमारे पास फंड है या भक्त उनके मदद करते हैं, सहयोग देते हैं, देखिए चमक बनाने के लिए उस तरह का काम करना पड़ता है। शायद धीरेन्द्र शास्त्री इस यात्रा के माध्यम से भी अपनी वही जो वो जो है अपना पुराना जो उनका ये है, लोग उनको उनको याद मतलब उनके फॉलोअर हैं, तमाम लोग हैं, उनके साथ आएँ, तो ये उसको बराबर मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी यंग हैं आप, उनकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। और क्या, ये तो मेरे ख्याल में आपने बताया 150 किलोमीटर की यात्रा, वो तो 1500 की भी कर सकते हैं, 4-5 हज़ार किलोमीटर की भी यात्रा कर सकते हैं। उनमें ऊर्जा है, ऊर्जावान संत हैं, और हमको लगता है कि उनको बाकी संतों को भी साथ लेके चलना चाहिए। तो कुल मिलाकर बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा का समापन हो चुका है, लेकिन अब सवाल इसी बात को लेकर उठता हुआ नजर आ रहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या था। क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी खोई हुई चमक को दोबारा हासिल करने की कोशिश में थे इस यात्रा के जरिए, या फिर साधु संतों का एक धड़ा अपने साथ लेकर चलने की कोशिश में, अपना जनाधार और तेजी के साथ बढ़ाने की कोशिश में, या फिर किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने की उनकी मंशा है? क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी कथाओं के दौरान ये कह चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें और वीडियो निकलकर सामने आते हैं, वो इस बात के संकेत जरूर देते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भले ही किसी पार्टी से ना जुड़े हों, लेकिन उनका जनाधार एक विशेष पार्टी के साथ बढ़ता हुआ जरूर नजर आता है। तो अब इस यात्रा के बाद अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि इस यात्रा को 2.0 यात्रा कहा गया था, तो क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यात्रा 3.0 भी निकालेंगे, या फिर आगे उनका क्या कदम होगा, इस पर सबकी नजरें होंगी। तो कुल मिलाकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा का समापन हो चुका है, और अब इस यात्रा के नफा नुकसान को लेकर आकलन लगाया जा रहा है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।